देखिए, फॉरेन रिलेशन या विदेश संबंध से रिलेटेड है ये चैप्टर हमारा, चैप्टर 5 आई थिंक सो, या 4 है जो भी, फॉरेन रिलेशन, ये भी सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर जो नेशन बिल्डिंग है करा दिया, सेकंड चैप्टर आप लोग का क्या कराया है, डेवलपिंग प्लानिंग वाला, म्यूजियम वाला, और थर्ड चैप्टर है आपका फॉरेन रिलेशन। ये 3 चैप्टर इस टर्म में आ रहे हैं। ये तीसरे चैप्टर के होने के साथ ही जितने भी दुनिया में एमसीक्यू होंगे इन चैप्टर से रिलेटेड है, जहां से तक मुझे मिलेगा 10 ईयर जहां तक होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। अगस्त के महीने में टर्म 1 हमको पूरा कंप्लीट करना है, ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और साथ साथ जैसे हिस्ट्री पॉलिटी हमारा हो जाएगा तो उसके बाद सीधे इंग्लिश और हिंदी भी उठाएंगे, ठीक है, उसको भी कराया जाएगा। और उसके बाद अगस्त में जैसे ही हमारा टर्म 1 का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपरेशन हो भी जाएगा, तो फिर टर्म 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और टर्म 1 का जो पेपर शायद दिसंबर में होगा, ठीक है, दिसंबर में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर तक टर्म 2 को लेके चलेंगे, पूरे सितंबर के, ठीक है, पूरे सितंबर तक हम टर्म 2 का जितना सिलेबस हो सकता है करेंगे, 1 महीने में अच्छा खासा हो जाएगा। और अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में फिर से टर्म 1 को ही रिवाइज करेंगे। समझ रहे बात को? देखते हैं, वो तो डेट आ जाएगी हमारी, मान के चलते 1 ही नवंबर को होगा। अगस्त में, इस महीने में मेरा टारगेट है कि आपका सिलेबस ही नहीं हो, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाए कि टर्म 1 में कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं। ज्योग्राफी में भी दीपान से तुम्हें कुछ पूछना हो, कोई कॉन्सेप्ट में अगर हेल्प चाहिए होगा तो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। और आप लोग का क्योंकि इंग्लिश तो कराएंगे ही, ये तो सब लोग का कंबाइंड है। इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर के राइटिंग सेक्शन को, इन सब चीजों को लेके चलेंगे। देखिए, हमारा चैप्टर है फॉरेन रिलेशन, ठीक है, भारत के विदेश संबंध। अब हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देशिका कॉन्स्टिट्यूशन का, या प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, उसमें सोवर्जिनिटी या संप्रभुता नाम का एक वर्ड है। सोवर्जिनिटी या संप्रभुता, ये क्या होता है? संप्रभु मतलब अपने, प्रभु मतलब मालिक, अपने खुद का मालिक खुद, अपना मालिक खुद। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले के 8 क्लास में अगर पढ़ा हो हिस्ट्री, एनसीईआरटी ध्यान से, तो सब्सिडरी एलियंस के बारे में सुना होगा, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली लेके आया था। उसमें यह था कि अगर किसी भी इंडियन स्टेट ने सब्सिडरी अलायंस पे साइन कर दिया तो कोई भी तरह का डिसीजन, और सबसे मेन अपने फॉरेन रिलेशन को डिसाइड नहीं कर सकता था, किस देश से कैसा संबंध रखना है, कैसी दोस्ती रखनी है, कैसी बातचीत करनी है, कैसा व्यापार करना है, कैसा ट्रेड करना है, वो कंट्री डिसाइड नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हर राजा के दरबार में वो जो किंग का जो कोर्ट होता था, वहां पे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा जाता था, एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था, वो हर तरह के मामले में इंटरफेयर करता था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और जब हम लोगों को आजादी मिली, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 24 अगस्त 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव एक रखा, या प्रियम्बल आप कह सकते हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव मतलब प्रियम्बल मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन या भूमिका, और उसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को पूरा करने के लिए, या उन अधिकारों को, राइट्स को सब लोगों को हैंड ओवर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है। तो उसमें संप्रभुता नाम का एक वर्ड है, या सोवर्जिनिटी, मैं इसलिए उस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि विदेश संबंध का मतलब ही है कि कोई भी कंट्री तभी अपने फॉरेन रिलेशन बना सकता है, या किसी आजादी के साथ अपने मन से, बिना किसी के दबाव में, जब वो सोवर्जिन, मतलब कि संप्रभु, अपना मालिक खुद हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम फॉरेन रिलेशन बना रहे हैं, मान लीजिए हमें अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने हैं, रसिया वाला दबाव देगा कि आप ये करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, आपको कोई इक्विपमेंट नहीं दूंगा, आपको कोई क्या कहते हैं हथियारों की सप्लाई जो है वो भी नहीं करूंगा, तो इसे हम दबाव में पड़ जाएं तो अमेरिका से फिर रिलेशन खराब हो जाए। इससे पहले
यही प्रॉब्लम थी, चाइना से भिड़ नहीं सकते थे। जो पहले की सरकार थी वो ऐसी ही थी, लेकिन अब की जो सरकार है वो किसी से डरती नहीं। और आपको पता है कि सोवर्जिनिटी का सबसे बड़ा जो पहचान दिखाया है वो अभी की सरकार ने दिखाया है। ना तो चाइना से डरते हैं, ना तो अमेरिका से डरते हैं, ना किसी से नहीं डरते हैं, और संबंध सबसे अच्छे। तो ये सोवर्जिनिटी के कारण ही भारत की विदेश संबंध बने। और आजादी के बाद आपको जैसा कि कोल्ड वार वाला आपने सुना ही था, नेम के बारे में सुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता का आंदोलन। उसमें जो 5 दुनिया के बड़े बड़े लीडर थे, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया और कहा कि अभी जो हम आजाद हुए हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं, अगर किसी दूसरे दोनों गुटों के बीच में चले जाए, एक गुट था जो एक एलियंस था, वो क्या था, पश्चिमी वेस्टर्न गुट, और दूसरा था यूएसएसआर। तो दोनों में से किसी के भी अगर हम लोग कंट्रोल में हो जाए तो हम सोवर्जिन नहीं रह पाएंगे, संप्रभु नहीं रह पाएंगे, उनके दबाव में ही हमारा विदेश संबंध चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने गुट निरपेक्षता, है ना, या नॉन अलाइनमेंट को चूज किया, और उसके आधार पे ही पूरा का पूरा फॉरेन रिलेशन अपना डिसाइड किया। देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो हमारा था, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, 200 सालों तक लगभग छिटपुट कुछ ना कुछ आंदोलन होते रहे, और बाद में जब हर तरह से दबाव बना, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। आप ये सोचने की गलती भी मत करिएगा कि यहाँ के लोगों के चलते ही केवल देश आजाद हुआ था, और यहाँ के जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे उनको आजाद कराया। आप आगे जाके हायर क्लास में हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर थे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैक्टर, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक कारक थे, कारण थे, जिनके चलते भारत आजाद हुआ। 1945 में, ठीक है, 8 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिराया गया, एटम बॉम्ब, जापान ने सरेंडर कर दिया, और जापान के सरेंडर करते ही पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो उस समय ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, वो इतना बड़ा सनकी टाइप का आदमी था ना, कि वो अब इंडिया को आजादी देना ही नहीं चाहता था, वो देने ही वाला नहीं। महात्मा गांधी ने 1942 के जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, आजाद, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उस समय महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, सारे हिंदुस्तान के लीडरों को अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद क्या किया गया, उनको जेल में रखा गया, ठीक है, ताकि जनता के कांटेक्ट में ना आ सके और लीड ना कर सके पूरे के पूरे आंदोलन को या मूवमेंट को। तो विंस्टन चर्चिल का ये स्टेटमेंट था कि इसे है ना फास्ट करके ही अपना जान दे देने दो, इस कमबख्त बुड्ढे का मर जाना ही अच्छा है। कोटेशन एनसीईआरटी में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, इसका मर जाना ही अच्छा है, ये मर जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा, यही ज्यादा आजादी आजादी करता है। लेकिन अमेरिका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे रूजरवेल्ट, और रूजरवेल्ट चाहते थे कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज किया जाए, वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। रूजरवेल्ट के रहते हुए ही जापान पे एटॉम बम गिराया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जापान ने हवाई आइलैंड, जो अमेरिका के में ये आता है थोड़ा सा हटके, आप लोग मैप पे देखोगे तो पता चलेगा, वहां पे पर्ल हार्बर एक है जगह, पर्ल हार्बर, उस पे जापानियों ने अटैक करके बहुत ज्यादा पूरा नेवल बेस ही खत्म कर दिया था अमेरिका, समझ रहे। तो इसके रिवेंज के रूप में अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना था, जनता का भी बहुत ज्यादा दबाव था, समझ रहे, इसलिए एटॉम बम रूजवेल्ट ने करके गिराया था, नहीं तो वो कभी भी अमेरिका किसी भी वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए अमेरिका सबसे पहले डेवलप। तो रूजवेल्ट का भी दबाव था, और पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि यूनाइटेड नेशन भी 1945 में बन ही चुका था, तो दबाव था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो रूजवेल्ट का भी प्रेशर था, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर था, और ब्रिटेन पे इस चीज का दबाव बनाया जा रहा था कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, भारत पे जितने अत्याचार किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। और सबसे मेन चीज ये हो गया कि ब्रिटेन में जब
आजादी मिलने वाली थी हम लोग को, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चर्चिल की सरकार चली गई और लेबर पार्टी की सरकार आई, जिसके प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली थे। वो बहुत ही मतलब उदार विचार वाले थे, मॉडरेट थे, और उन्होंने भारत को आजादी देने की बात कही। मार्च 1948 तक भारत को आजादी देने की बात उन्होंने कही थी। और पहले ही आपको पता है कि माउंटबेटन ने क्या कहते हैं अगस्त 1947 में आजादी दी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत को आजादी बहुत ज्यादा मुश्किल से मिली थी, और दुनिया इस वर्ल्ड वॉर की तबाही से भी बाहर निकली थी। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और दुनिया का, वर्ल्ड का कोई सा कंट्री नहीं था जो कि इससे इफेक्टेड ना हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित था ही। आप खुद सोच लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत एक देश तो था ही नहीं और किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन भारत किसी न किसी से तो जुड़ा था, ब्रिटेन के साथ जुड़ा था, तो वो भी, ब्रिटेन अगर इन्वॉल्व है तो भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और सबके नाम सामने पुनर्निर्माण या रिकंस्ट्रक्शन का सवाल प्रमुख था। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते। वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय वादों की पूरी विरासत छोड़ी गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भागीदारी। जैसा कि भारत ही नहीं, भारत के जैसे जो भी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए, आजादी जिनको मिली, उनके सामने चुनौती थी कि जो सदियों से, 100 साल से, 200 साल से, 300 सालों से जो कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, उनको फिर से अपने देश को विकसित करना, वर्ल्ड में एक मुकाम हासिल करना था, एक अपना हैसियत बनाना था। तो इसके कारण भारत भी प्रयास कर रहा था, लेकिन भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे। 3 चैलेंजेस तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, और सबसे बड़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आपके पास चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इकोनॉमी अच्छी है तो आप उसको खत्म कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी ही नहीं अच्छी है तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इकोनॉमी अगर अच्छी होगी, आपके पास वेल्थ होगा, रिसोर्स होगा, तभी आप किसी भी तरह की समस्या का सामना कर सकते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि किस तरह से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है भारत ने क्या किया, लेकिन इस चैप्टर में ये देखना है कि भारत को इंटरनेशनल इशू में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह काम करना, समझ रहे ना, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे करना। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि हुआ था, और ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांत। आपने कल किया था वो बीएसटी वाला, मैंने किस तरह दिया था आपको, ये पीडीएफ ही दिखाया था क्या? रिवाइज कर लो, एक सेकंड। बेसिक चैप्टर फर्स्ट का दिया था तुमने? अच्छा, शुभम के फोन पे भेजा था ना मैंने, शुभम देने फोन उसको, ये भी है इन क्लास में। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा, उसमें बहस हुआ तो मार्च 1949 में एक भाषण दिया, उसमें कहा था कि आजादी किन चीजों से बनती। आजादी बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से ही बनती, ठीक है। यही आजादी की कसौटी भी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्तता का है। आप अपने देश में कुछ भी करने के लिए इंडिपेंडेंट है, तो ये लोकल एक तरह से ऑटोनॉमी है,
ठीक है ना। अपने देश में तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन आजाद तो वही है ना जो विदेश में भी जाकर के या फॉरेन में भी जाके किसी भी तरह का रिलेशन बना। एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाए तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से ये संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहां तक आप आजाद नहीं रहते। मतलब कि फॉरेन रिलेशन हुआ आपका या इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल मैटर्स पे, अंतरराष्ट्रीय मामलों पे आप ना कुछ बोल सकते, ना कुछ डिसीजन ले सकते। हमें किससे हथियार खरीदने हैं, किससे एटॉमिक रिएक्टर लगवाना है, किससे न्यूक्लियर सप्लाई लेनी है, ठीक है, किससे टेक्नोलॉजी लेनी है, किसको एक्सपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, हर चीज पे अगर कोई ना कोई रोक टोक हो तो आप आजाद कहाँ, आप तो गुलाम हो। और इस बात को देखते हुए ही नेहरू ने सबसे पहले विदेश संबंध पर जोर दिया। संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है नीति निर्देशक तत्व, उसमें ही हमारे इन लक्ष्यों के बारे में या इस गोल्स के बारे में, एम्स के बारे में बताया गया। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी या बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आप कितने भी पावरफुल हो, आपका विदेश संबंध भी, आप विदेश में भी या फॉरेन कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी ताकत से आप सामने आ सकते। चाइना छोटा मोटा देश तो है नहीं, नो डाउट कितना पावरफुल है आप लोग तो जानते ही, न्यूज में देखा ही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका पे और रूस पे और यूरोप पे भी उसका दबदबा जाहिर रहेगा या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा कर जाएगा और उसको कोई डर ही नहीं होगा, ये तो नहीं। तो आपका फॉरेन रिलेशन कैसा होगा, विदेश संबंध कैसे होंगे, ये आपके घर और बाहर दोनों पे डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके देश में पॉलिटिकल प्रेशर कैसा है, आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप सरकार हो मतलब एक पर्सन ही तो हो, प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन है, डिसीजन मेकर, तो उसके पार्टी के लोग, उसके कैबिनेट के लोग, उसके कंट्री के पीपल सब लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो कोई डिसीजन ले सकता है। अगर पूरी जनता ने आंदोलन कर दिया, विद्रोह कर दिया और कहा कि नहीं आपको अमेरिका से रिलेशन नहीं रखना, आपको रसिया से रिलेशन रखना है, जितनी भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हर दिन हंगामा मचाते रहते, तो प्रेशर पड़ेगा ना। ये इंटरनल मैटर हो गया, ये अंदरूनी शक्तियां हैं जो आपके विदेश संबंध को कंट्रोल कर रही हैं। तो जैसी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक समर्थन, पॉलिटिकल सपोर्ट एज वेल एज पीपल सपोर्ट आपको जैसा मिलेगा अपने देश के अंदर से, वैसा ही विदेश संबंध बनेगा। ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, बाहरी ताकतें भी हैं। अगर आप अमेरिका से संबंध रखते हैं तो रसिया खपा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास लगाए, जितने भी मिसाइल आपको दिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी दिए, ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी, सब कुछ हमको वापस चाहिए और हम आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखें। तो भारत सोचेगा। अगर हम ईरान के सपोर्ट में जाएं, इराक के सपोर्ट में जाएं, तो अमेरिका कहेगा कि फिर हम आपको क्या कहते हैं, बाइकआउट कर देंगे पूरे वर्ल्ड ट्रेड से या विदेशी व्यापार से, बिल्कुल आपको क्या कहते हैं, बहिष्कृत कर देंगे। आपसे कोई भी ना तो आपको एक्सपोर्ट करेगा, ना आपका इंपोर्ट करेगा, ना एक्सपोर्ट करेगा। तभी तो हम दबाव में पड़ जाएंगे ना, नहीं नहीं ऐसा करेंगे यार, इससे रखे तो कहीं अमेरिका ने कर दिया तो हमें नुकसान हो गया। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेज भी है जो हाँ बिल्कुल डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपके विदेश संबंध को, फॉरेन रिलेशन को। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अंदर की शक्तियां जो कि आपके देश में है, आपके देश के लोग हैं, सरकार के जो सरकार है उसके देश के लोग, और उस सरकार के अंग या अदर पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, एज वेल एज मेंबर ऑफ कैबिनेट जो मंत्री हैं, वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, बाहर में आप इस लेवल पे हो, आप इस स्टेज पे कि आप दुनिया के किसी भी देश के दबाव में नहीं। अब अमेरिका को कोई भी फॉरेन रिलेशन बनाना होगा तो किसी में हिम्मत है जो अमेरिका पे दबाव बना सकता है? दुनिया में किसी में हिम्मत ही नहीं। रसिया को बनाना हो तो किसी को हिम्मत ही नहीं है कि दुनिया का कोई देश उसको कुछ बोले, लेकिन इंडिया को सोचना। तो इन सब चैलेंजेस से ही बाहर निकलना था, और यही डिप्लोमेसी या कूटनीति थी। ठीक है, अलग अलग प्रधानमंत्री आए, नेहरू सबसे पहले थे, उन्होंने इसमें बहुत ध्यान दिया और उन्होंने प्रयास किया
कि सभी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखे जाए और ना अपने विदेश संबंध या फॉरेन पॉलिसी में किसी भी अदर कंट्री का डोमिनेंस या दबदबा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ 1965 में इंडो पाक वॉर 62 में जब चीन की लड़ाई हुई, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ 1962 में, तो चीन ने जो अटैक किया, और ये माना जाता है, सब लोग कहते हैं कि नेहरू ने चीन से बहुत अच्छे संबंध बना लिए और नेहरू को इस बात का पता ही नहीं चला, कानो कान उनको खबर ही नहीं हुई कि जिस चीन पे इतना भरोसा किया जा रहा है यही पीठ पिछुड़ा भोगेगा, एक तरह से बिट्रायल करेगा, विश्वासघात करेगा। गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड होती है, उसमें आपको पता है ना, देश का पूरा सैन्य जो बल होता है उसका प्रदर्शन करता है। उसमें चीफ गेस्ट बना करके चाइनीज प्रेसिडेंट को बुलाया गया और वो यहाँ गेस्ट बनने नहीं आया, वो तो बस देख रहा था कि क्या है इंडिया के पास पावर, ये तो देखा जाए, आकर के देखा उसने, और नेहरू ने भी सब कुछ दिखाया, प्रदर्शन किया। यहाँ पर ये गणतंत्र दिवस में हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और वहां बॉर्डर पे पूरी फौज जमा हो रही थी चाइना। इसमें 1962 का वॉर बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, व्हाट अ चैप्टर, मजा आ जाएगा। हुआ युद्ध हुआ, भारत के पास तो कोई फैसिलिटी नहीं थी उस जमाने में, हम लोग बुरी तरह हारे। और आपको पूरा का पूरा अक्साई चीन का एरिया पता ही होगा, अक्साई चीन का है, आइडिया है आपको? यही पढ़ाया है। ये वाला जो जम्मू कश्मीर का इलाका आपको दिख रहा है, ये पूरा अक्साई चीन है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पर एग्जिस्ट करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये पूरा का पूरा इलाका चाइना ने कंट्रोल कर लिया अभी भी। 1947 के बाद से ही और ये वाला जो इलाका दिख रहा है आपको, अलग तरह की मैंने आउटलाइन बनाई है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और इस लाइन को LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल करो, ठीक है। और हम लोग पूछते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। ये रहा लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हाँ, तो उससे क्या हो गया, रिस्ट्रैक्ट करते रहो, कोई पाकिस्तान थोड़ी मिल जाएगा हम लोगों को। पाकिस्तान में की है। तो इंडो चाइना वॉर जब हुआ तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत बड़ा सदमा लगा, उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा सदमा लगा और हार्ट अटैक से जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु के कारण लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया और 3 साल के बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। वो सोच रहा था कि इंडिया तो कमजोर है, ठीक है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडिया जिस फॉरेन रिलेशन का दबदबा दिखाता है वो कितना कमजोर था। पाकिस्तान ने अटैक किया, हमने युद्ध लड़े, जीते भी, और आपको ये मैं बता दूं, शायद पता ना हो आपको, कि उस समय पाकिस्तान का ही दबदबा ज्यादा था। वहां पे नहीं, वो वाला दूसरा था। यहां तक उरी और पुंछ तक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी इंटर कर चुकी थी और हम लोग के पास इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था कि हम लोग वहां पे आर्मी को डिप्लॉय कर पाए। तो यहाँ पर जो जनरल था ना अपना आर्मी जनरल, वो बहुत ही शातिर आदमी था इंडिया का। उसने कहा कि कोई बात नहीं, पुंछ पे जाओगे जाओ, यहाँ पंजाब में है ना बहुत अधिक डिप्लॉयमेंट थी हम लोग की आर्मी की। उन्होंने कहा कि हम लोग लाहौर पे चढ़ेंगे, ठीक है, या तो आप पीछे हो जाओ नहीं तो हम लाहौर जाते। लाल बहादुर शास्त्री इतने फट्टू आदमी थे, मैं आपको बताऊं हुआ क्या। तो बीच बचाव करने के लिए ताशकंद, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है, तो वहां पर अब ये जहां पर आर्मी थी दोनों कंट्री की वहीं पर रुकी। ये जो दिख रही है ना आपको, यहीं पे पाकिस्तानी आर्मी यहां तक आ चुकी।
वहीं पे रुक गई। और ताशकंद समझौता हुआ तो ये दबाव में आके रसिया के इन्होंने साइन कर दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जहां पर अभी दोनों आर्मी का जो स्टैंड है वही आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री डिक्लेयर कर दी। अरे क्यों करनी, लड़ते आप तो ये विदेश संबंध में दबाव ही तो था ना, और रसिया से ज्यादा बोल नहीं सकते थे। रसिया अगर खपा हो जाता तो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाते आप। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था ना पूरा, आप उसके दबाव में रहते। तो इस कारण से ताशकंद समझौता होने के बाद ये जो पीओके आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा इंडिया से निकल गया, और 1962 में वो निकल गया, और इंडिया का कोई भी मदद नहीं हुआ, समझ रहे। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश वाली जो लड़ाई हुई, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा, आपको जैसा कि पता है पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान समझा दिया था, याद होगा आप लोग को, मैप पे भी दिखा है। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि पूरे के पूरे बंगाल में बहुत अत्याचार होता था बंगालियों पे या जो भी लोग थे, वहां की जो पाक आर्मी थी वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करती थी वहां की जनता। वहां पे युद्ध भी हो रहे थे, पब्लिक क्या कहते हैं मूवमेंट भी चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। तो डिसाइड किया गया, इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करके इस देश को आजाद करें। अटैक हुआ 1971 में, और यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी अब यहाँ जाएगी तब तो, लैंड से तो आने नहीं देंगे इंडियन आर्मी, ठीक है। पाकिस्तान सख्ती में आ गई, अब क्या किया जाए। इस बात के लिए आपको पता है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था, पाकिस्तान नाटो का एक मेंबर कंट्री अभी भी, जैसा कि जो अमेरिका था उसने अपने जो भी युद्धपोत थे भेज दिए, शिप भेज दिए, वॉरशिप, ये इंडियन ओशन में आ चुका था पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए, इंडिया सख्ती में आ गया। तो रसिया से कांटेक्ट किया गया कि आप एक बात बताओ, हमें तो सपोर्ट करो, ये तो उसके सपोर्ट में आके खड़े हो गए। तो रसिया ने ये सपोर्ट किया कि अगर आपकी शिप वापस नहीं लौटती है तो पाकिस्तान पे मैं ऊपर से अटैक कर दूंगा, नहीं तो डायरेक्ट सीधे उसको सपोर्ट करूंगा। शिप में रुक गई, किसने भेजी थी, मैं बता रहा हूं, तो सपोर्ट के कारण ही ऐसा हुआ ना। तो अमेरिका को स्टेप बैक करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा, और पूरा का पूरा पाकिस्तान की जो आर्मी थी बिना लड़े उसने हथियार डाल दिए, 50,000 सैनिकों का अपने समूह पर। तो वहां पर विदेश नीति की जीत थी, अमेरिका से डरे नहीं ना, वहां पर जीत हुई, लेकिन वहां पे हार। तो ये तो चलता रहा, हर बार ये चलता रहा। ये इंडियन नेवी गई थी आपके बांग्लादेश? नहीं, नेवी नहीं गई थी हमारी, हम लोग की जो नेवी जो थी ना उस वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा एक्टिव थी। तो बॉम्बे से कराची पे जो अटैक हुआ, ये सारी चीजें हुई, उसमें नेवी का बहुत बड़ा रोल, ठीक है। कराची पे अटैक किया गया था, इधर कोई तरह का तो जरूरत ही नहीं थी उतनी, क्योंकि उनके पास उतना नेवल बेस ही नहीं था, उतना आर्मी ही काफी थी उनकी, समझ रहे, एयरफोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखिएगा, इसको मंडे और ट्यूसडे को ये भारत के जो विदेश संबंध है इसको करा देंगे, ठीक है ना। आप लोग का 2 चैप्टर हो गया है, मंडे को याद रखिएगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कहां से एमसीक्यू बनाए, चैप्टर बता रहा हूं आप लोगों को कि इसमें नेशन बिल्डिंग,